नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिता की पेंशन। दोस्तों, हमारे माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी बनाने में लगा देते हैं। वो अपनी सारी उम्र जी तोड़ मेहनत करके हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा लाइफस्टाइल और बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश में अपने सारे सपने, बहुत सारी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं। और यही सब करते करते कब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, उनकी सैलरी पेंशन में बदल जाती है और उनका शरीर बूढ़ा, कमज़ोर और जर्जर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन कितने बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करते हैं और कितने बुजुर्ग स्वाभिमान के साथ जी पाते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही बुजुर्ग पति पत्नी की कहानी। सुबह से काम करते करते सुनंदा जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गई और बड़े शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति रामेश्वर जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। सुनंदा जी यह देखकर शॉक हो गई कि उनकी बहू के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। सुनंदा जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी निशा ने कड़कती आवाज में कहा, माँ जी, सारा दिन आप टीवी देखती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आ जाता है। तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए रामेश्वरी जी बोले, बहू, यह कौन सा तरीका है अपने सास से बात करने का? अब क्या यह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगा। मैं खुद ही आपको दे दूंगी। यह कहती हुई निशा रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी तो सदमे में जैसे पत्थर ही हो गई। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत है या कोई सपना। तभी रामेश्वर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो सुनंदा जी की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रामेश्वर जी ने सुनंदा जी को चुप करने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके विचारों के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वह पिछले काफी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना तो अब रोज की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दे, और रामेश्वर जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब वह एक दिन अपने मित्र से मिलने गए तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम। अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। कम से कम आपके बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेंगी तुम्हारी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने मकान उसके नाम पर कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। रामेश्वर जी थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने सुनंदा जी की तरफ देखा, जो आंखें गड़ाए छत की तरफ लगातार देखी जा रही थी। वह अपनी पत्नी से बोले, सुनंदा, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा, और आज भी इस उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो,
बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता आया हूँ। लेकिन इस सब का सिला हमें क्या मिला? बहू आए दिन बदतमीजी पर उतर आती है और हमारा बेटा है कि जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ सुनंदा, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए ही जीना चाहिए। फिर सुनंदा जी बोली, क्या मतलब? सुनंदा, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर सुनंदा जी बोली, अजी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाए। जब बिना किसी बात आए दिन बातें सुनाती रहती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर रामेश्वर जी बोले, सुनंदा, मालूम है तुम्हें, बचपन में जब मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे थे नहीं। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली। और रोहित पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो अभाव में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मारकर अपनी जिंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को और अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था, यह सब का इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना बढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे काटकर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस भी समय मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटी की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कुछ इतनी कुशलता से हमने मैनेज किया। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे हुए थे जब हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां थी, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई के कामकाज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंख दिखा रहे हैं। तभी सुनंदा जी उदास होकर बोली, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। नहीं सुनंदा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो सोचा है मैं वह करके ही रहूंगा। तभी सुनंदा जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर रामेश्वर जी बोले, बस कल का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रामेश्वर जी जगन्नाथपुरी जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट कराकर ले आए। वह टिकट बस या ट्रेन की नहीं थी, बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने 50,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 30,000 रुपये की टिकट करवाई और 20,000 अपने पास खर्च करने के लिए रख दिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो सुनंदा जी घबरा गई। क्या आपने अपनी पेंशन के पैसे को खर्च कर दिया? अरे ये क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे सुनंदा, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन उनकी बहू निशा गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का ये क्या चल रहा है? उसकी यह बात सुनकर सुनंदा जी हैरान रह गई और पूछा, क्या हुआ बहू, क्या हो गया? बहुत अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 15 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। दरअसल बहू, यह बात है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से ही हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं। इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे।
सुनंदा जी ने सकुचाते हुए कहा। तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती? इस उम्र में घूमते हुए चुपचाप घर में बैठे रहिए, जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी ये कितना फालतू का खर्च करते हैं उनके माता पिता। और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर जाने का सोचा भी कैसे? बहू निशा की बात सुनते ही सुनंदा जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनका बेटा बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 1000 रुपये तक लेने की भी इजाज़त नहीं है। अगर वह ऐसा करते तो घर में जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर साड़ी लाकर दी, तो पेंशन में से कुछ रुपए कम देखकर उनकी बहू रामेश्वर जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 1500 रुपये का आपने क्या किया? कहाँ खर्च करके आए हैं? जब रामेश्वर जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए उसकी मनपसंद साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहती थी कि मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती थी तो एक भी साड़ी नहीं दिखती थी। इसलिए सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लूँ। उसी समय निशा बोली, क्या साड़ी खरीदने में 1500 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी का तोहफा दे रहे हैं एक दूसरे को। जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को भी क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते सुनंदा जी मन ही मन घबराती जा रही थी। जब बहू ने इतने से रुपए के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही सुनंदा जी का बेटा रोहित घर लौटा तो निशा ने उसे सब कुछ बता दिया। रोहित उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाने लगा, इस महीने की 15 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने के राशन का खर्चा कैसे चलेगा? इतना फालतू का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते? ज्यादा ही घूमने का शौक था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतनी बात सुनते ही रामेश्वर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रोबदार आवाज में जोर से बोले, तो क्या बेटा, बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे दिखाई नहीं देते। बहू आए दिन नए नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारा टीवी देखने का समय तक निर्धारित कर दिया। अरे बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च कर लिया तो भड़क उठे। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम विदेश घूम कर आए हो। तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने के लिए जरा सा पैसा खर्च कर दिया तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। फिर रोहित बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर नहीं खर्च करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ। उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा, मैं भी तो अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर रोहित गुस्से से तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते
मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालो और आप लोगों के घूमने के खर्चे भी। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू निशा बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे घर लेकर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूम आए, आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह नहीं दिखाई देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बुढ़ापे में अब कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी। फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती और बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि बीमार हो जाएगी। रामेश्वर जी की बात सुनते ही निशा मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी तो अपने बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद सुनंदा जी अपने पति रामेश्वर जी से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू तो घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुनाकर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी रामेश्वर जी बोले, तुम चिंता मत करो सुनंदा, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह दिया है। लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम 4 लाख का खर्च करके आए थे और हमारे 1,000 खर्च करने पर भी कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहन करेंगे? हम कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते करते ही रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब सुनंदा जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सुनंदा जी ने अपनी बहू और बेटी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वह किसी से बात कर रहे थे और ना ही किसी से नजरें मिला रहे थे। रामेश्वर जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो रामेश्वर जी ने सुनंदा जी से कहा, सुनंदा, अब हम लोगों ने घूमने जाना है तो चलो तुम्हें 2-3 नई नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ और अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे और घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। रामेश्वर जी के इतना बोलने की देर थी, उनके बेटे बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघता हुआ उनका बेटा रोहित बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे आपने तो सारी हदें पार कर दी। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने ही बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। फिर रामेश्वर जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह हमारा घर है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया था। और तो और इस घर की जमीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। लेकिन बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि आप यह मकान मेरे नाम कर चुके हैं। फिर रामेश्वर जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया था। वह तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे यह सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देर नहीं करनी थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब इज्जत कमाई है और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने 25,000 रुपये किराया दे देना, या फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकते हो। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। आज महीने की 16 तारीख है।
तुम्हारे पास 30 तारीख तक का समय है, सोचकर जवाब दे देना। मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोच लूँगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी निशा बोली, अगर आप हमें इस घर से निकालेंगे तो इतने बड़े घर का आप क्या करेंगे? और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? हम आपके बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही तो आपका काम आएंगे। तभी रामेश्वर जी ने कहा, अरे अरे, अभी तो हम लोगों का हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा ये हाल है। जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। अब अगर अपने पैसे ही खर्च करने हैं तो हम तुम्हारा खौफ क्यों सहन करें? रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ। और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम करने के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मर्जी से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू, यह बात सुनकर रोहित और निशा दंग रह गए। चलो सुनंदा, हम शॉपिंग करने चलते हैं। कहते हुए रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। रामेश्वर जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटा और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय अपने अपने मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए। उनकी बहू निशा ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया था कि यदि अभी कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन रामेश्वर जी और सुनंदा जी हवाई जहाज में बैठकर जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वो बहुत खुश थे, क्योंकि वे पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज देते हुए कहा कि हम 10 दिन के बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसे लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने पर पता लगा कि यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों जगन्नाथपुरी पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। सुनंदा जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर रामेश्वर जी बोले, सुनंदा, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की इच्छा, पहनने के, घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो जिंदगी ही खत्म हो गई। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन की दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वे लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सुनंदा, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। उसके बाद वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही रोहित और निशा तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जैसे इस घर में रहना हो आप वैसे रह सकते हैं, जहां आपको घूमने का मन हो वहां घूमकर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के किराए की 25,000 निकाल लूँगा तो हम खर्च कैसे चलाएंगे? फिर निशा बोली, माँ जी, आप ही बाबूजी को समझाइए ना
कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहे। कल से घर का सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठकर आराम फरमाइएगा और जी भर के टीवी देखिएगा। टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। रामेश्वर जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है। अब उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसे मैं अपने पास भी रख लूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरी और मेरी पत्नी के कुछ खर्च होते हैं और दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है। कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, तो कभी डायबिटीज़ की दवाई, तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई। और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं। तो फिर रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर रोहित ने निशा से कहा, निशा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से माँ और पिताजी के लिए चाय बना कर ले आओ, वे थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही रामेश्वर जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे, अपने और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय नहीं लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मारकर गुजारा करना पड़ता। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।